हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का महा एपिसोड, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो, डिमांडेड वीडियो, क्लास 11th का आपका सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आपका सोशोलॉजी का मिड टर्म का एग्जाम जो है ये होने वाला है। ठीक है, तो आज के आपके पेपर के लिए ऑलरेडी हमने आपको 2 सैंपल पेपर करवा दिए थे। और दूसरे पेपर में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको मॉर्निंग में भी चाहिए ना एक पेपर तीसरा वाला, तो मुझे कमेंट कर देना स्पेशल की मॉर्निंग एसक्यूपी नीड। कई सैकड़ों बच्चों ने कमेंट किए थे। तो बच्चों, आपकी डिमांड पे रात भर जाग के हमने एक नया पेपर बनाया है जो कि हमारा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन होने वाला है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन को काफी बारीकी से छांट के लिया है, जो कि ना सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बल्कि सिलेक्टेड भी है और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जहां से आपके मिड टर्म के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि सेशन को बिल्कुल एंड तक जरूर अटेंड कीजिएगा। 1 घंटा 10-5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी को आपके 11th क्लास के सोशियोलॉजी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, तैयारी काफी अच्छी कर ली है, थोड़ी और प्रिपरेशन करेंगे तो पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा। 4 खंड 35 प्रश्न, खंड ए 16 MCQ, खंड बी 2 नंबर के क्वेश्चन, खंड सी 4 नंबर के, खंड डी के अंदर 6 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे बच्चों, जिसमें से एक क्वेश्चन 35 रहेगा आपका पैसेज वाला। ठीक है, पैराग्राफ वाला। सेक्शन ए बी सी डी ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, तो तैयार हो बच्चों आज के अपने इस एक और नए 1 घंटे के महा एपिसोड को समझने के लिए। रेडी हो तीसरे सैंपल पेपर की शुरुआत करने के लिए? मैं तैयार हूं एकदम फुल एनर्जी के साथ में आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए। क्या रेडी हो बच्चों? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, आज के इस वीडियो का, इस सैंपल पेपर का जो सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, वो यहां से शुरू हो चुका है। और सेक्शन 1 में सबसे पहले हम 16 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इन MCQ क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में जरूर करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इन MCQ के अलावा बच्चों, आपको मैं 1 या फिर 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर में से ना कुछ MCQ का लाइव रिवीजन भी करवा दूंगा एक बार। ठीक है, बीच बीच में जब आपको मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित होती हैं, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। एक प्रकार से जैसे हम समाज में रहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए संस्कृति का मतलब क्या हो गया? संस्कृति एक ऐसी जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत हम कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कुछ विश्वासों को प्राप्त करते हैं, किसी प्रकार की आर्ट, किसी प्रकार की कला को प्राप्त करते हैं, कानून, प्रथा और ऐसी बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी आदतें हैं जिसे हम मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये जो परिभाषा बच्चों कल्चर के लिए किसने दी है बच्चों? कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, moral, laws, customs and other abilities and habits which man acquires as a member of society who give this definition। ये डेफिनेशन किसने दी है बच्चों? फटाफट से बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा, टाइलर ने दिया है। ठीक है ना, टाइलर के बारे में आपको मैं 4 नंबर में क्वेश्चन भी बताऊंगा, इन्हीं की संस्कृति के बारे में उन्होंने जो आयाम बताए हैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि समाज शास्त्र शब्द ऑगस्टस कॉम्टे के द्वारा किस वर्ष ईस्वी में गढ़ा गया था? तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ऑगस्टस कॉम्टे ने समाज शास्त्र को पहले बोला था भौतिकी समाज। ठीक है ना, भौतिकी समाज बोला था। इन्होंने फिर इसके बाद में इसका नाम चेंज किया, इसको बोला इन्होंने समाज शास्त्र। तो इसीलिए इन्हें समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखना, समाज शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? ऑगस्टस कॉम्टे को। अब इन्होंने ये शब्द बेसिकली गढ़ा कब था ये बताओ फटाफट से। ओके, वेरी गुड, ए हो जाएगा, बहुत अच्छे। 1838 में द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्टस कॉम्टे इन द ईयर ऑफ 1830 AD। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बहुत सारी बातें एक ही साथ में आपको पता चलेंगे। देखो, सबसे पहली बात, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के एक विचारक थे जिसका नाम था ऑगस्टस कॉम्टे। इन्होंने समाज शास्त्र का पहले नाम रखा था सामाजिक भौतिकी। क्या रखा था? सामाजिक भौतिकी। 1838 में इसका नाम इन्होंने बदल के समाज शास्त्र रख दिया। इसी वजह से
कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर और भी न जाने कितने सारे विद्वानों के विचारों का योगदान है। भारत में समाजशास्त्र विभाग 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था और औपचारिक अध्ययन ये शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो बातें हैं बच्चों, ये जितनी भी बातें बताई गई कि जो हमारा समाजशास्त्र सब्जेक्ट है वो किस तरीके से उदित हुआ है ना, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही होगा बच्चों? 1 2 3 4 ऑल राइट, वेरी गुड बच्चों। आपका यहाँ पे जो बी वाला है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका जो है ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारी बातें सही हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी वाला ये करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में विवाह के प्रकार को चुनिए जो सही हो। तो पहला कहता है बच्चों बहुविवाह, अर्थात एक समय में एक स्त्री एक से अधिक पति रख सकती है, इसको बहुविवाह बोलेंगे। इसके अलावा एक समय में एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकता है, इसको बहुविवाह बोलेंगे। इसके अलावा देखो बहुपति का मतलब क्या हो गया? बहुपति विवाह जब एक से अधिक व्यक्ति एक महिला से शादी करे, और बहुपत्नी का मतलब हो गया जब एक व्यक्ति से एक से अधिक महिलाएं विवाह कर ले, है ना, इस तरीके से। बस हो गया, बहुपति में एक से अधिक और इसमें भी एक से अधिक है, बट एक में स्त्री है एक में पुरुष है, ये होता है बेसिकली। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है, इसमें से आपका 2 नंबर का एक जो क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन होगा कि महिला प्रधान घर की विशेषता लिखिए। ठीक है, अब कैसे कंप्लीट होगा? तो देखो अभिकथन कहता है कि जब समाज में पुरुषों की अनुपस्थिति हो जाती है या फिर पुरुष जो होते हैं वो शहर में चले जाते हैं, तो महिलाओं के द्वारा खेतों में हल चलाया जाना, खेतों के कार्यों का प्रबंधन करना और कभी कभार परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाते हैं। तो ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है, जैसे कि उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति का समुदाय। तो अब यहाँ पे कौन सा राइट होगा बच्चों? वेरी गुड, ए हो जाएगा। जी हाँ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि इन द एब्सेंस ऑफ मैन वुमेन प्लग द फील्ड, मैनेज द फार्मिंग वर्क एंड बिकम द सोल ब्रीड विनर ऑफ द फैमिली। बिकॉज ऑफ दैट सच फैमिलीज आर कॉल्ड फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल कोलम ट्राइब कम्युनिटी इन नॉर्थन आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, पशु समाज के बारे में असत्य कथन का चयन करो। यानी कि आपको एक जो है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कि एनिमल सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये वर्तमान में जीता है। जो एक जानवर होता है ना वो वर्तमान में जीता है। स्वयं को व्यक्त करने के लिए इनके पास में कोई भाषा नहीं होती। क्या जो जानवर होते हैं इनके पास अपनी कोई भाषा होती है? नहीं। मतलब जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं जिन शब्दों के माध्यम से, वैसे करते नहीं। इनकी कोई संस्कृति होती है? नहीं। लिए कहना बोलने, सोचने और समझने की शक्ति होती है, ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स पशु समाज के बारे में इनकी संस्कृति नहीं होती है, ये वर्तमान में जीता है, स्वयं को व्यक्त करने के लिए कोई भाषा नहीं होती है। लेकिन ये कहना कि बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये पावर इनके पास में होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो असत्य हो जाएगा हैव द पावर टू स्पीक, थिंक एंड अंडरस्टैंड। ओके जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, प्रदत्त परिस्थिति के आधार को चुनिए। और सेकंड क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि जो आपकी अर्जित परिस्थिति है इसके आधार को चुनो। तो इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन 7 कराऊं, आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये समझो कि सामाजिक परिस्थिति का मतलब क्या है। देखो सामाजिक परिस्थिति, परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान होता है। जैसे कि नाम से पता चलता है ना कि परिस्थिति, इसका मतलब है व्यक्ति को समाज में जो स्थान मिला हुआ है इसको। अब आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि इसको बांटा किसने? तो राल्फ लिंटन ने बांटा है। अब बारी आती है कि किस किस में बांटा है। तो एक होती है प्रदत्त, जैसा कि नाम से पता चलता है प्रदत्त, जो कि आपको पहले से ही मिली है। यह परिस्थिति जन्म पर आधारित होती है, जो कि बिना किसी प्रयास के आपको स्वतः ही मिल जाती है। जैसे कि आपका जन्म हुआ तो आपको मिल गई जाति कि आप इस जाति के हैं, आपको मिल गए बहुत सारे रक्त संबंध, नातेदारी, ठीक है, लिंग भेद और आयु भेद मिल गया। इसके अलावा अर्जित परिस्थिति में क्या हो जाएगा? जिन पदों या स्थानों को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्राप्त करता है
उसे हम बोलते हैं, यानी कि जन्म के बाद में अपने गुणों के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए हमने शिक्षा ग्रहण की, हमने प्रशिक्षण ग्रहण किया, धन दौलत इकट्ठी कर ली, हमने कोई व्यवसाय शुरू किया, राजनीतिक सत्ता प्राप्त की, तो ये अर्जित में आ जाता है। अब एक चित्र के माध्यम से देख लो। जैसे कि मान लो ये एक स्त्री है, ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया एक तरफ है प्रदत्त परिस्थिति, एक तरफ अर्जित। जैसे ही इसका जन्म हुआ तो इसे क्या क्या मिला, इसे एक पुत्री का दर्जा मिला, इसे एक बहन का दर्जा मिला, इसे एक स्त्री यानी कि लिंग के आधार पे स्त्री का दर्जा मिला। इसके अलावा इसकी आयु 17 वर्ष, इसे नेशनलिटी मिली अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन। अर्जित में इसने अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, अच्छी इसने शिक्षा पाके जो है ना वकील बन गई, अब ये काम भी करती है, ये छात्र भी है, एक टीम सदस्य भी है, ये एक एजुकेशन टीचर भी है, एक अच्छी दोस्त भी है, डॉक्टर भी है। तो ये सब चीजें जो है ये इसको जन्म से ही मिल गई, ठीक है, और इन सब चीजों को, ठीक है ना, इन सब चीजों को इसने प्राप्त किया है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों अर्जित और इसके अंतर्गत, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जो प्रदत्त परिस्थिति है, अब इसका क्या आधार होगा। अब देखते हैं कौन से बच्चे आंसर करते हैं बच्चों, फटाफट से। वेरी गुड। पहला तो जाति हो जाएगा, ठीक है। प्रदत्त यानी कि जो हमें जन्म से मिला हुआ है, तो ये जाति है, नातेदारी है, जन्म है और लिंग भेद है, सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट है। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, चूज द बेसिक ऑफ स्टेटस गिवन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना ये करेक्ट है। अब इसी में जो सेकंड वाला था कि भाई अर्जित परिस्थिति के आधार को चुनिए, तो इसमें हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, व्यवसाय प्राप्त करते हैं, धन दौलत, राजनीतिक सत्ता, ये सब हम अपने जन्म के बाद अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्राप्त करते हैं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, तो ये सारी चीजें हम प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है बच्चों। इसमें जो ना अभिकथन कारण है, अभिकथन ये कहता है इंदिरा आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD तथा भवन एवं शहरी विकास निगम हुडको इसके द्वारा संचालित एक विशाल योजना है। बिल्कुल ठीक है भाई। तो इंदिरा आवास योजना किसके द्वारा चलाई गई है ये आपको पता होना चाहिए। ये चलाई क्यों गई थी, क्योंकि जो गरीब और गृहविहीन लोग हैं इनको मुफ्त आवास जो है ना वो प्रोवाइड करवाया जा सके, इसके लिए चलाई गई थी, ठीक है। तो भाई ये भी सही हो गया, मतलब कि इसमें ए वाला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही करेक्ट व्याख्या भी करता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन देता है। अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, तो इंदिरा आवास योजना इज हक स्कीम रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट यानी कि MORD एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दैट विच विल प्रोवाइड फ्री हाउसिंग टू द पुअर एंड होमलेस पीपल। तो यहाँ पे आपका ए वाला करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यह एक बड़ी संस्कृति के भीतर लोगों के एक समूह को चिन्हित करता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी संस्कृति है, अब इसमें कुछ लोग जो है वो इसी संस्कृति में अपने आप को श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं, कुछ जो कहते हैं कि हमारा जो है संस्कृति में एक अलग ही दर्जा है। तो ऐसे जो सांस्कृतिक लोग हैं, जो समूह हैं, वो क्या कहलाते हैं, फटाफट से बताइए। ऐसे सांस्कृतिक समूहों को क्या कहेंगे। वेरी गुड, जी हाँ, इसे बोलेंगे उप संस्कृति, यानी कि इट मार्क्स ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्ज कल्चर, इट इज सब कल्चर, यानी कि ए वाला करेक्ट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, यानी कि आपको यहाँ पे लिंग अनुपात जो है ना ये बताना है। तो 2001 में जो जनगणना हुई थी इसके हिसाब से जो बेसिकली कितने हजार मेल्स पे जो फीमेल की संख्या है ये हमें बतानी है 2001 के अनुसार। तो वैसे अगर आप गूगल करने जाओगे तो गूगल में तो मिलेगा आपको 933, ठीक है। मैंने खुद भी किया था, मैं खुद बेसिकली आश्चर्यचकित था कि किताब में तो ये दे रखा है लेकिन गूगल पे ये दे रखा है। तो आपको कैसे चलना है, आपको चलना है किताब के अनुसार। तो किताब में कितना दे रखा है 927, कितना है किताब में 927 है, तो आपको 927 के हिसाब से चलना है, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी समाज की विशेषता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो समाज में देखो सहयोग व संघर्ष होता है, यानी कि कॉपरेशन भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। पारस्परिक जागरूकता होती है, यानी कि म्यूचुअल अवेयरनेस भी होती है। आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। दैट मीन्स ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ द अबव ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। यस सर जी आ रहा है समझ, वेरी गुड। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 13, समाज शास्त्र के बारे में सही कथन का चयन करो। चलो देखो समाज शास्त्र,
समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है जिसका दायरा बहुत व्यापक है, यानी कि हम इसमें किसी छोटी चीज को नहीं बल्कि बड़ी चीज को अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र संगठित और असंगठित दोनों ही समाजों का अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र मूल रूप से व्यक्ति का एक पशु के रूप में अध्ययन सामाजिक करता है, यानी कि मूल रूप से जो व्यक्ति का एक पशु के रूप में अध्ययन जो है ना ये सामाजिक तौर पे करता है। तो यानी कि इसमें सारी बातें समाज शास्त्र के बारे में सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 14th। इसमें पूछा गया बच्चों कि समाज की प्रमुख विशेषताओं के साथ समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी कि समाज की एक विशेषता क्या है बच्चों कि जो समाज है ये सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सही विकल्प के लिए यहाँ पे कथन को चुनिए। तो सबसे पहली बात, सामाजिक संबंधों का जाल है यानी कि समाज हमारा अमूर्त है, समाज में वो हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, समाज में कहीं समानता है तो कहीं भेदभाव यानी कि भिन्नता भी है, समाज में कहीं सहयोग होता है तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष भी होता है। दैट मीन्स समाज की प्रमुख विशेषताओं में जो हमारा डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके क्या बात है, सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। सर जी डी होगा, डी होगा, वेरी गुड। सेम इंग्लिश में सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस विद द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे जो है ना आपका डी करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 15th। विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, विभिन्न प्रकार के समाज में कई प्रकार के परिवार के स्वरूप होते हैं। जैसे कि आवास स्थान के आधार पे होते हैं पितृस्थानिक और मातृस्थानिक, यानी कि हमारे पिताजी के और हमारी माता के। अधिकार और प्रभाव के आधार पे, जहाँ पे पिता का अधिकार होता है, ठीक है ना, पिता का प्रभाव होता है, और जहाँ पे माता का यानी कि माता का प्रभाव। वंश के आधार पे पितृवंशीय और मातृवंशीय, यानी कि अब यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों 15 का, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। वेरी गुड, 15 का हो जाएगा बी वाला। 1 2 3 4 ये सभी के सभी हमारे एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब सेम इंग्लिश मीडियम में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली आर फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 ये सही हो जाएगा और ऑप्शन आपका जो भी है एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कार्य व्यवहार को सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके समाज के डैश हैं। तो ये जो विकल्प दिए गए इससे देखते थे कि पूर्ति करो, यानी कि जो भी कार्य हैं जो भी व्यवहार होते हैं इनकी सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके समाज के क्या कहलाते हैं, अवज्ञा, प्रतिबंध, विचलन या फिर कानून। तो जहां तक मुझे लगता है इसका भी आंसर आप सभी को बच्चों को पता होगा। ओके वेरी गुड, क्या बात है, कानून कहलाते, एकदम राइट आंसर है। क्या बात है, आज तो सारे बच्चे एकदम मतलब कतई खतरनाक तरीके से रिवीजन करके आए हो क्या आंसर किए जा रहे हो एकदम मस्त तरीके से। सोशली एक्सेप्ट्स वे ऑफ फंक्शनिंग बिहेवियर आर दी लॉ ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है जी सर, आप ही से तो पढ़ा था। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में ये बता दो कि सेक्शन ए के जो मैंने अभी अभी आपको इस नए पेपर के 16 एमसीक्यू बताए हैं, आपका क्या स्कोर रहा है इसमें, फटाफट से बताइए क्या स्कोर रहा है, ताकि मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि हाँ आज के पेपर के लिए आपने कितनी तैयारी कर रखी है। फटाफट से समरदीप सर जी, मैंने तो 16 के आंसर दिए हैं। ओके, वीजी बॉय 14, जीके गेमिंग 16, जोगिंदर पंडित 16 है, पूनम 10, सुमित 12 है, और ये कौन है, ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट 14, बेगम सलमा 14। सर मैं लेट हो गया था, जय श्री श्याम। चलिए कोई बात नहीं, अभी जहां से हो वहां से स्टार्ट करो, बाकी उसके बाद में आगे जो है ना मतलब ये एंड हो जाए तो उसके बाद में जो आपको मैं अभी ऑलरेडी समझा चुका हूँ उसको देख लेना। ठीक है, ओके, डार्क बॉय कितने आए हैं आपके भाई। चलो शुरू करते हैं बच्चों अगले सेक्शन को। ठीक है, तो आर यू गाइस रेडी फॉर अपने अगले सेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ए था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, जिसमें टोटल अभी तक मैंने आपको 16 एमसीक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझा दिया, आपका स्कोर भी मुझे पता चल गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपने अगले सेक्शन को, जो कि है खंड नंबर बी, यानी कि इस पेपर का सेक्शन बी जो है वो हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाता है। अब बड़े ध्यान से देखना क्योंकि इसमें 2 नंबर के हमारे 9 क्वेश्चन है, छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है,
समाज शास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि समाज शास्त्र और व्यष्टि समाज शास्त्र, इसमें अंतर बताओ। तो पहले एक बार इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज सोशोलॉजी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सोशोलॉजी और माइक्रो, यानी कि एक होता है सूक्ष्म और मतलब एक समष्टि होता है, एक व्यष्टि होता है, तो इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आओ करते हैं डिफरेंशिएट अच्छे तरीके से। सबसे पहले समाज शास्त्र। दरअसल समाज में व्याप्त जो भी सामाजिक संबंध हैं उन सभी को एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। समाज शास्त्र क्या है बच्चों? सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन को समाज शास्त्र विज्ञान कहते हैं। अब एक होता है समष्टि समाज शास्त्र, एक होता है व्यष्टि। समष्टि का मतलब होता है जिसका आकार बहुत बड़ा हो, ठीक है ना। मैक्रो का मतलब होता है आकार में बड़ा। तो समष्टि यानी कि बड़े समूह, बड़े बड़े संगठन, बड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। लेकिन व्यष्टि का मतलब होता है छोटे रूप में, इसमें आमने सामने की अंत्यक्रिया के संदर्भ में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन होता है, यानी कि आमने सामने में कुछ ही लोगों के बीच में होता है ये, ठीक है ना, कोई किसी बड़े समुदाय के बीच में नहीं होता। जहां पे बड़ा समुदाय होगा ना वहां पे आपका समष्टि आएगा। सेकंड, समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो बच्चों समाज की तो बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि सबसे पहली बात, समाज जो है ना ये सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज अमूर्त होता है, समाज में समानताएं होती हैं तो भिन्नता भी होता है। समाज में पारस्परिक अगर सहयोग है तो संघर्ष भी है। समाज में आश्रित रहने का नियम है। समाज परिवर्तनशील है। कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। सेम यही चीज थी। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। तो बच्चों सोशोलॉजी क्या है? मैक्रो सोशोलॉजी और माइक्रो सोशोलॉजी में डिफरेंशिएट यहाँ से कर सकते हैं। एंड राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के बारे में आप देख सकते हैं कि सोसाइटी जो है ये एक बेसिकली इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, इक्वलिटी एंड डिफरेंशिएट ऑल्सो इन सोसाइटी। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। रूल ऑफ डिपेंडेंसी होता है इसमें। सोसाइटी सेंजिबल होती है, इस तरीके से है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन हमारा 18। इसमें पूछा गया है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले समझ लो सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। दरअसल समाज में जो भी व्यवस्था है, ठीक है ना, समाज में जो व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को स्थापित करना, शांति व्यवस्था को स्थापित करना, ठीक है, उस व्यवस्था को बनाए रखना, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको सामाजिक नियंत्रण बोलते हैं। एक लाइन में कहें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित होती है और उसे बनाए रखा जाता है। अब क्यों जरूरी है सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना? क्योंकि ताकि सामाजिक जो व्यवस्था है वो स्थापित हो, मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा संस्कृति के जो मौलिक तत्व हैं, हर एक जात संस्कृति के, उनकी रक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो और समूह में एक रूपता हो, एकता की भावना पनपे, इसलिए भी किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब सेम इसी के इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि एक्सप्लेन द नीड फॉर सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल क्या है पहले तो ये बता दिया एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, और क्यों इंपॉर्टेंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या फिर नीड क्या है, यहां से पढ़ लीजिए। अब बच्चों अगला क्वेश्चन कि सांस्कृतिक विकासवाद और उपसंस्कृति, इसको समझाइए। तो पहले समझो बच्चों सांस्कृतिक विकासवाद क्या होता है। सांस्कृतिक विकासवाद यह संस्कृति का एक सिद्धांत है जो कि यह तर्क देता है कि प्राकृतिक प्रजातियों की तरह सांस्कृतिक विविधता प्रकृति चयन के माध्यम से भी विकसित होती है। यानी कि सांस्कृतिक विकासवाद क्या है बच्चों? ये संस्कृति का ही एक सिद्धांत है जो कि हमें यह तर्क देता है कि जो प्राकृतिक प्रजातियां हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक प्रजातियां, इन्हीं की तरह सांस्कृतिक विविधता प्रकृति के चयन के माध्यम से विकसित होती है। और सेकंड क्या है बच्चों? उपसंस्कृति। उपसंस्कृति का मतलब होता है कि एक बड़ी संस्कृति के भीतर लोगों के एक समूह को चिन्हित करता है। मान लीजिए एक बड़ी संस्कृति है, इसमें कुछ लोगों के समूह को चिन्हित करती है जो कि खुद को अलग करने के लिए बड़ी संस्कृति के प्रतीकों, मूल्यों, मान्यताओं से उधार लेते हैं और अक्सर विकृत, अतिरंजित या फिर उल्टा करते हैं। यानी कि जो काम ये समाज में होता चला आ रहा है ये अपने आप को अलग दिखाने के लिए ठीक उससे उलट किया करते हैं, ठीक है ना, इसको उपसंस्कृति बोलते हैं। या फिर कह लीजिए अपने आप को उसमें एक नया दर्जा दिलाने के लिए भी ऐसा करते हैं लोग, है ना, ये भी बोल सकते हैं आप इस तरीके से। ओके चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो एक्सप्लेन कल्चर एवोल्यूशन एंड सब कल्चर। सो कल्चर एवोल्यूशन क्या होता है, सब कल्चर क्या होता है, ऐसे पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20, काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। परिवार
लिंगावादी होता है, समझाइए कैसे। तो परिवार जो है बच्चों लिंगावादी यानी कि सेक्सिस्ट होते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, इसका मतलब ये है, अगर आज के टाइम पे आप किसी भी समाज में चले जाओ, ठीक है ना, तो हमेशा ये विश्वास किया जाता है कि जो लड़का है ये बड़ा होगा तो वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता होगा। वो कहावत कही ना कि लड़का बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है ना। बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे का लाठी होता है, उसका सहारा होता है। तो आज भी ये विश्वास प्रचलित है कि अगर घर में लड़का जन्म लिया है तो ये वृद्ध अवस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा। लड़की विवाह करके दूसरी घर चली जाएगी, इस तरह लड़कियों की ज्यादा उपेक्षा की जाती है। इसलिए ज्यादातर देखा गया है कि कन्या भ्रूण हत्या के जो मामले हैं ये बढ़ गए हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर मात्र 927 लड़कियां हैं। समृद्ध राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिंग अनुपात की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब हो रही है। बच्चे कहने कि सर जी लॉन्ग क्वेश्चन करवाओ। अरे बच्चा पार्टी, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे, है ना, क्या टेंशन ले रहे हो। चलो, तो परिवार लिंगावादी होते हैं, मतलब समझ गए ना क्यों होते हैं। सिंपल सी बात है, लड़कियों की बजाय लड़कों को ज्यादा उनके लिए पैसे खर्च करना, उन पर ज्यादा ध्यान देना, लड़कियों की उपेक्षा करना, इन्हीं को परिवार लिंगावादी कहते हैं। ठीक है ना, बस। तो फैमिली किसी सेक्सिस्ट होती है, इस तरीके से आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। फटाफट से एक बार सारे बच्चे समझाओ, बताओ मुझे कि क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर हाँ तो बोलेंगे यस सर जी फटाफट से, ताकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई आपको जो भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं। फटाफट से बताइए। ओके, यस सर जी, यस सर, यस सर। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 21, इसमें पूछा गया है नातेदारी किसे कहते हैं और विवाह मूलक नातेदार क्या होते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहली बात, नातेदारी का मतलब हो जाता है संबंध, और विवाह मूलक का मतलब हो गया वे संबंध जो कि विवाह के द्वारा संबंध स्थापित होते हैं। तो सबसे पहली बात, नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वह सूत्र हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या फिर वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधी को जोड़ते हैं। यानी कि नातेदारी क्या है बच्चों? नातेदारी जो बंधन है बच्चों, ये व्यक्तियों के बीच कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो कि या तो विवाह के माध्यम से या तो वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ते हैं। अब बारी आती है विवाह मूलक नातेदारी की। तो इसमें दोनों नातेदारी के समझो। देखो, जो नातेदार यानी कि जो रिश्ते हमारे रक्त के माध्यम से बनते हैं उनको समरक्त नातेदार यानी कि रक्त मूलक नातेदार बोलते हैं। जैसे कि हमारे भाई बहन हो गए, ठीक है ना, इनको बोलेंगे चाचा ताऊ वगैरह। उसके बाद विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी बहन की शादी हुई, ठीक है, तो उसके ससुराल से जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा? विवाह मूलक। अब जैसे आपकी शादी हुई तो आपकी जो ससुराल होगी उससे संबंधित क्या बनेगा? वो भी उसका ही, मतलब वो भी आपका क्या बनेगा? विवाह मूलक नातेदार बनेगा। सेम इसी तरीके से व्हाट इज कनिष्ठ एंड हु आर द मर्शियल रिलेटिव्स। तो कनिष्ठ बॉन्ड्स क्या होते हैं, और ये जो बॉन्ड्स की बात हुई थी तो उसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है बच्चों। ओके, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन 22 है, संस्कृति का जो हमारा भौतिक आयाम है और अभौतिक आयाम। ठीक है, संस्कृति का भौतिक और जो हमारा एक दूसरा आयाम है अभौतिक आयाम, इसमें आपको बताना ये है क्या, या फिर वर्णन करना है या फिर डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले भौतिक की बात करेंगे, फिर बात करेंगे अभौतिक की। तो देखो, भौतिक का नाम जैसा कि नाम से पता चलता है, इन चीजों को हम देख छू सकते हैं। तो भौतिक आयाम उत्पादन को बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के कुछ महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे कि औजार, तकनीक, यंत्र, भवन, यातायात के साधन। इन सभी के माध्यम से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपने जो लाइफ स्टाइल इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। अभौतिक में क्या होती है? अभौतिक में ऐसी चीजें हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि संज्ञानात्मक, यानी कि किसी भी सूचना को हम एक प्रकार से जो है ना संशोधित कर सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं। इसका मान के पक्ष भी होता है। उदाहरण, जो प्रथाएं चली आ रही हैं ये चीजें। इसीलिए संस्कृति की एकीकृत कार्य हेतु हमें भौतिक और अभौतिक आयामों को एकजुट कर करना चाहिए, जिससे कि हमारा विकास अच्छे से हो। ठीक है, ये चीजें थी। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि डिस्क्राइब द फिजिकल एंड मटेरियल डायमेंशंस ऑफ कल्चर। तो देख लीजिए, पहले फिजिकल की बात करेंगे फिर नॉन फिजिकल की बात करेंगे। तो आप यहां से पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन 23 क्या है बच्चों कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताएं लिखो। तो सबसे पहली बात बच्चों,
सामाजिक समूह क्या होता है? सामाजिक समूहों से अभिप्राय हमारा व्यक्तियों के किसी एक ऐसे संग्रह, एक ऐसे समूह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। मान लीजिए समाज में कुछ लोगों का एक ऐसा संग्रह है जो कि आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो अब इसकी क्या क्या विशेषताएं बनेंगी? सबसे पहली बात, सामाजिक समूह हमेशा 2 या 2 से अनेक व्यक्तियों में बनेगा, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का इसमें होना जरूरी है। सामान्यता स्वार्थ, मतलब इनका जो है ना स्वार्थ एक जैसा होता है, उद्देश्य एक जैसा होता है, दृष्टिकोण एक जैसा होता है। मान लीजिए कि आपका उद्देश्य अलग है, किसी और का उद्देश्य अलग है, तो किस साथ में क्या आप कोई ग्रुप बनाना चाहोगे? नहीं बनाना चाहोगे, है ना। सामान्य मूल होते हैं, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, और समूह में जब होते हैं तो इसमें कार्य का जो डिवीजन है वो भी होता है। सर ये क्लास कितने बजे तक चलेगी बच्चों? ये क्लास आपकी कम से कम चलेगी 7:15 तक, ठीक है ना। 7:15 तक चलेगी, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं आधा घंटा और लगेगा पेपर को, ठीक है। तो व्हाट इज सोशल ग्रुप एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बाय सोशल ग्रुप मतलब सोशल ग्रुप है क्या, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए 2 नंबर का अगला क्वेश्चन, सामाजिक संस्था से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 के नाम लिखो। तो सबसे पहले सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। मतलब कि देखो, सामाजिक संस्था का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि समाज में समाज की मानकों को, आस्थाओं को, मूल्यों को और समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं, इन सभी को पूरा करने के लिए जो संबंधों की भूमिका है, जिसे हम जटिल ताने बाने बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सामाजिक संस्था। अब इसके अलावा कि महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था क्या होती हैं? महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में जैसे कि अनौपचारिक के तौर पे देख लें तो हमारा परिवार है, विवाह के द्वारा नातेदारी वगैरह। औपचारिक में कानूनी शिक्षा। अभी मैंने आपको बताऊंगा कि सामाजिक नियंत्रण रखा कैसे जाता है, उसके क्या तरीके हैं, तो वहां से आप और अच्छे समझ जाओगे, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड राइट द नेम्स एनी टू सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये होते क्या और इसके जो नेम्स है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बच्चों सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता लिखिए। यानी कि समाज के तौर पे जो डिवीजन किया जाता है, ठीक है ना, जो स्त्रीकरण किया जाता है, स्त्री के हिसाब से बांटा जाता है, उसकी क्या विशेषता होती है? तो देखो सबसे पहली विशेषता ये होती है कि स्त्रीकरण जो है ना, ये प्रकृति सामाजिक है, यानी कि सामाजिक तौर पे ये ऐसा होता ही है। स्त्रीकरण ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है, ये वर्तमान में नहीं बल्कि कई हजारों लाखों सालों से होता हुआ चला आया। प्रत्येक समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है। इनके ऐसा नहीं कि भारतीय समाज में बेसिकली स्त्रीकरण है ऊंच नीच, आयु वर्ग या फिर किसी भी आधार पे, ये हर जगह में होता है। स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, जैसे कि आयु के माध्यम से स्त्रीकरण है, वर्ग के माध्यम से, जाति के नाम पे, इवन आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन के इसके माध्यम से भी। स्त्रीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता भी पाई जाती है, तो ऐसी बातें भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि सर मैं फर्रे बना रहा हूं। अरे रे रे रे, फर्रे बनाने की बजाय आप पढ़ लो अच्छे से, समझ लो अच्छे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था क्या कि उन बौद्धिक विचारों का वर्णन कीजिए जिनकी समाज शास्त्र की रचना में भूमिका है। तो फटाफट से तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कहता है, बौद्धिक विचार जिनकी समाज शास्त्र की रचना में भूमिका है। तो देखो सबसे पहली बात, प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों। देखो दरअसल सिंपल सी बात है, हमारा जो समाज शास्त्र है इसमें किस किस की भूमिका है? तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, ठीक है, बहुत सारे जो प्राचीन यात्री थे, ठीक है, और बहुत सारी जो सभ्यताओं की खोज हुई है, इन सभी चीजों से प्रभावित होकर, ध्यान से समझ लीजिएगा, वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित होकर, प्राचीन यात्रियों के विचारों से प्रभावित होकर, आधुनिक टाइम पे और इतिहास में भी जितनी भी सभ्यताओं की खोज हुई है, इन सभी से प्रभावित होकर बहुत सारे जो प्रशासक थे, समाज शास्त्री थे, समाज मानव विज्ञानी थे, इन सभी ने समाजों के बारे में जिस दृष्टिकोण से विचार किया है, जो इन्होंने अपने मत दिए हैं, विचार किए हैं, उन्हीं प्रकारों के वर्गीकरण को सामाजिक विकास के रूप में हम चरणों में पहचान सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इसको बोलते हैं बच्चों सामाजिक स्त्रीकरण, मतलब समाज शास्त्र की रचना में भूमिका। सेम इंग्लिश में राइट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है ना स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में ये पॉइंट है। एंड डिस्क्राइब दी इंटेलेक्चुअल थॉट्स विच हैव अ रोल इन क्रिएशन ऑफ सोशोलॉजी।
तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, इसके बारे में ये पॉइंट रहेंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो सेक्शन बी था ये भी हमने पूरा कर लिया है। ओके, तो एक मिनट, चलिए फटाफट से एक बार सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि सेक्शन बी जो है क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है? अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो फटाफट से बोलेंगे यस सर जी, और सेक्शन बी फटाफट से, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई आपको सबको समझ में आ गया है। एक बच्चा है सर 17 नहीं समझ में आया, 17 बता दो। चलो 17 यहीं लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। चलो 17 का कौन सा वाला समझ में नहीं आया, ए या बी वाला, ये भी बता दीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर सेक्शन नंबर बी, यस सर सेक्शन बी, यस सर सेक्शन बी, यस सर यस सर यस सर जी सर। चलो एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहली बात बच्चों, समाज शास्त्र होता क्या है? तो समाज शास्त्र बेसिकली समाज में जो संबंध है, समाज में लोग कैसे रहते हैं, उनका आपस में कैसे संबंध है, इन सभी चीजों का जब हम एक साइंस के हिसाब से अध्ययन करते हैं, जैसे साइंस में एक क्रम के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, वैसे ही इन सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन समाज शास्त्र कहलाता है। अब एक है बच्चों समष्टि, समष्टि का मतलब हो गया जिसमें पूरा संसार समा सके, ठीक है ना, समष्टि में पूरा संसार या फिर पूरा समाज समा सके। व्यष्टि का मतलब हो गया जिसमें बस व्यष्टि यानी कि छोटा पॉइंट हो। तो समष्टि समाजशास्त्र में क्या होता है, इसमें बड़े बड़े समूह, बड़े संगठन, बड़ी सामाजिक व्यवस्थाएं, इसका अध्ययन होता है। जबकि व्यष्टि समाज में बस कुछ ही लोगों के बीच में जो अंत्यक्रिया होती है आमने सामने की, इसके मनुष्यों के संदर्भ व्यवहार को दर्शाता है। अब सेकंड था कि समाज की विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों। तो हमारा जो समाज है बच्चों, सबसे पहले तो समाज में बहुत सारे संबंध होते हैं, तो इसीलिए समाज की पहली विशेषता क्या है, ये सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अब समाज जो है ऐसा तो है नहीं कि इसकी कोई मूर्ति है, ये बेसिकली अमूर्त है, ये एक साइंस एक तरीके का। समाज में भाई कहीं कहीं तो समानता होती है लोगों के बीच में, तो कहीं लोगों के बीच भेदभाव भी होता है, शोषण भी होता है, यानी कि सहयोग होता है, संघर्ष भी होता है। समाज में लोग एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं और समाज में हमेशा बदलाव होता रहता है। बस इस तरीके से आपको समझना था, है ना। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार मुझे बताओ, जिस बच्चे का भी क्वेश्चन था, आई थिंक उसका नाम था जय शीशम, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस लाइव सेशन का, इस वीडियो का अगला सेक्शन खंड गा यानी कि सेक्शन सी हमारे यहाँ से शुरुआत हो जाता है, जिसके अंदर 4 नंबर के, ठीक है ना, 4 नंबर के टोटल हमारे 7 क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। ओके सर, थैंक यू। बच्चों जिस भी बच्चे ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सके। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 कहता है, टाइलर के अनुसार संस्कृति को परिभाषित कीजिए। अभी आपको मैंने परिभाषित किया था, है ना, पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, तथा उसकी कोई 6 विशेषताएं लिखो। तो टाइलर के अनुसार संस्कृति परिभाषित करनी है 1 नंबर में, 6 विशेषताएं 3 नंबर में। तो आओ बच्चों समझते हैं। देखो टाइलर के अनुसार संस्कृति, तो टाइलर ने क्या बोला था बच्चों, संस्कृति जो है ना वो एक ऐसी जटिल पूर्णता होती है जिसके अंतर्गत हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, हम बहुत सारे विश्वास, हम बहुत सारे आर्ट, बहुत सारी नीति, कानून, प्रथा, बहुत सारी क्षमताएं और आदतों को अध्ययन करते हैं, उसको शामिल करते हैं, उसको अपनाते हैं, जो कि एक मनुष्य समाज के रूप में हमें ग्रहण करना होता है। सिंपल सी बात है, हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहने के नाते हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, हम बहुत सारी आर्ट कलाएं सीखते हैं, हम कानून का जो पालन है ये भी करते हैं, हमारी बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, हमारी बहुत सारी स्किल्स, एबिलिटी हैं, हमारी बहुत सारी हैबिट्स हैं। इन सभी को मनुष्य जो है समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है, इसी को बोलते हैं, सिंपल सा, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है, सर टाइलर था कौन? बच्चे टाइलर जो है ना ये समाजशास्त्री थे जिन्होंने संस्कृति जो थी इसकी विशेषताएं दी थी, और मतलब बताया था संस्कृति की परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएं बताई थी। तो संस्कृति की विशेषताओं में सबसे पहली ये टाइलर कहते हैं, और साथ ही इन्होंने जो पशु समाज है और क्या बोलते हैं मनुष्य समाज, इसमें अंतर भी किया था। तो टाइलर कहते हैं कि सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का तरीका होता है संस्कृति। तो संस्कृति के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, ठीक है, अनुभव करते हैं और विश्वास करते हैं। लोगों के जीवन जीने का संपूर्ण तरीका है संस्कृति, लोगों के व्यवहार का सारांश है संस्कृति, लोगों का सीखा हुआ व्यवहार है संस्कृति, लोगों द्वारा सीखी हुई चीजों का भंडार है संस्कृति, लोगों के द्वारा सामाजिक धरोहर है संस्कृति, जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है।
हर बार घट रही समस्याओं के लिए मानवकृत दिशाओं का एक समुच्चय है संस्कृति। व्यवहार के मानकीय नियमितकरण हेतु साधन है संस्कृति। देखो ज्यादा याद मत करो, आपको याद करना है कि संस्कृति की पहली विशेषता है सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का तरीका है। लोगों के जीवन जीने का संपूर्ण तरीका है। व्यवहार का सारांश है, सीखा हुआ व्यवहार है, सीखी हुई चीजों का भंडार है। सामाजिक धरोहर है जो कि संस्कृति है, सिंपल सी बात है। तो सामाजिक धरोहर तो है ही, जो कि हमें अपने व्यक्ति समूह से प्राप्त होती है ना, इस तरीके से। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब टाइलर वाला क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। भारत में समाज शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्या है, यानी कि क्यों समाज शास्त्र का अध्ययन भारत में किया जाता है। तो आओ बच्चों, भारत में समाज शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, भारत में समाज शास्त्रीय अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में भाई क्षेत्रवाद बहुत है। लैंग्वेज के आधार पर बहुत ज्यादा क्षेत्रवाद है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, जातिवाद है। तो इन सभी क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, इन सभी की समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से समझने और उनके सॉल्यूशन के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं। इसी कारण से बच्चों, भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाज शास्त्र का अध्ययन बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है समाज शास्त्र का अध्ययन। इसके अलावा समाज शास्त्र के अध्ययन से हम दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इंडियन समाज है, इंडियन कल्चरली समाज है, उसको हम वेस्टर्न कल्चरली समाज से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब भारत में बहुत प्रकार के समाज होते हैं, इनमें भी तुलना कर सकते हैं। इससे हमें सामाजिक जो गतिशीलता है इसके बारे में भी पता चलता है। ठीक है, चलो अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि डिफाइन कल्चर अकॉर्डिंग टू टाइलर एंड राइट एनी 6 कैरेक्टर्स कैसे। तो कल्चर क्या है टाइलर के अकॉर्डिंग वो देख लीजिए और इसकी विशेषताएं। एंड सेकंड, व्हाट आर द नीड्स ऑफ स्टडी ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। तो क्या नीड्स हैं सोशोलॉजी की इंडिया में पढ़े जाने की, तो ये पॉइंट है। और जो एक पॉइंट था ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। ओके बच्चों, यस सर, आ गया समझ अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 27। इसमें पूछा गया है सरल समाज और जटिल समाज, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सरल समाज, जटिल समाज में अंतर क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो समाज के बारे में कि भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का गांव है, शहर का, जाति का, जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत कैसे लोगों का समुदाय है। भारत में परंपरा का, आधुनिकता का, गांव और शहरों का, विभिन्न जाति जनजाति का, विभिन्न वर्ग और समुदायों का एक जटिल मिश्रण भारत में पाया जाता है। इसीलिए 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, अब कैसे किया गया सामाजिक वर्गीकरण। आधुनिक काल से पहले के समाज के प्रकार, जैसे कि शिकारी टोलियां हुआ करती थी पहले, जैसे आपने डाकू उंगली माल के बारे में सुना होगा, है ना। तो ऐसे शिकारी टोलियां संग्रह करता, जैसे मंगोल जो थे वो पशुपालक भी थे, कुछ शिकारी भी थे, तो उनका एग्जाम्पल आ सकता है। चरवाहे एवं कृषक, जैसे कि मारी के राजा जो थे वो बेसिकली मतलब एमराइट समुदाय के, आर्मेनियन जाति वगैरह जो भी थे ना, वो चरवाहे वगैरह थे। कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं, ये थी सरल समाज। ठीक है, सरल समाज का मतलब क्या हो गया बच्चों। सरल समाज का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि आधुनिक काल से पहले जितने भी समाज के प्रकार थे, जैसे कि शिकारी समाज हो गया, संग्रह समाज हो गया, चरवाहे एवं कृषक समाज हो गया, और जो गैर औद्योगिक सभ्यता वाला समाज था ये। जटिल समाज का मतलब क्या हो गया। जटिल समाज का मतलब हो गया कि आधुनिक समाज का प्रकार, जिसे हम बोलते हैं औद्योगिक समाज। ठीक है, अब यहाँ पे डार्विन जो थे, डार्विन ने जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव किया है। ज्ञानोदय, यह एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन था जो कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 18वीं शताब्दी तक चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। ठीक है, सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता, जबकि जटिल समाज में श्रम विभाजन देखने को मिलता है। सरल समाज में क्या होता है, डिवीजन नहीं होता है, जबकि जो जटिल समाज होता है इसमें डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, अब तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, है ना। चलो अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल सोसाइटी एंड द कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बारे में आपके सामने ये पॉइंट दिए गए, आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया
कि सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता जबकि जटिल समाज में श्रम विभाजन मिलता है। तो आखिर इस श्रम विभाजन का मतलब क्या है? आओ बच्चों आप समझेंगे श्रम विभाजन से आप क्या समझते हैं तथा इसके विभिन्न पहलुओं को ध्यानपूर्वक समझाइए। तो पहले श्रम विभाजन समझेंगे फिर इसके पहलुओं को। देखो श्रम विभाजन, दरअसल सभी समाजों में श्रम विभाजन की कुछ प्राथमिक रूप होते हैं, ठीक है, और इसमें कार्यों की विशेषज्ञता शामिल होती है। यानी कि समाज में जो लोग काम करते हैं, ठीक है ना, जो श्रम किया जाता है वो किस लिए डिवाइड होता है? क्योंकि सभी के अपने अपने काम करने की अलग अलग स्किल होती है, अलग अलग विशेषज्ञता, अलग अलग एबिलिटी होती है ना। तो विभिन्न व्यवसायों को एक उत्पादन प्रणाली के भीतर संयुक्त किया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, ठीक है ना, व्यापार होते हैं, उनको एक प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत संयुक्त किया जाता है। औद्योगिकरण के विकास के साथ श्रम का विभाजन किसी भी प्रकार के उत्पादन प्रणाली की तुलना में अधिक जटिल हो जाता है। आधुनिक दुनिया में श्रम विभाजन का रूप अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वर्तमान लेवल पर देखें तो जो श्रम विभाजन है वो इंटरनेशनली भी हो चुका है। लिंग को समाज के बुनियादी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। व्यवहार के बारे में सामाजिक अपेक्षाएं प्रत्येक लिंग के सदस्यों की उचित मानी जाती है सदस्यों के लिए, ठीक है। अनुभवजन्य जांच सामाजिक अध्ययन के किसी दिए गए क्षेत्र की जो वास्तविक जांच है की जाती है, ये बताया गया है। ओके ओके, तो यहाँ पे श्रम विभाजन के बारे में आप कैसे कैसे पॉइंट है श्रम विभाजन के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सेम इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवीजन ऑफ लेबर एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स केयरफुली। तो डिवीजन क्या होता है लेबर का, ठीक है, और उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स क्या है उसे आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है जी सर, आ गया समझ। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है चार्ल्स कूले के अनुसार जो हमारा प्राथमिक समूह होता है और द्वितीयक समूह, इनकी विशेषताओं को समझाइए। तो चार्ल्स कूले के अनुसार सबसे पहले समझेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है, फिर विशेषता है। तो चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक समूह, पहले प्राथमिक की बात करेंगे। देखो प्राथमिक होता है यानी कि बहुत ही छोटा होगा। शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं तो छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो प्राथमिक को ऐसे ही समझ लीजिए। तो संबंधों की पूर्णता और निकटता को व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के छोटे समूह से है। उदाहरण परिवार, बच्चों का खेल समूह, स्थायी पड़ोसी, ये सभी प्राथमिक समूह होते हैं, ठीक है ना, जो कि बच्चों के निकट होते हैं, संबंध इसमें निकट होते हैं। तो प्राथमिक समूह की विशेषता क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें जो संबंध होते हैं ना इनकी लघुता होती है, बहुत छोटे होते हैं। इनमें शारीरिक समीपता होती है, संबंधों की निरंतरता होती है, स्थिरता भी होती है, सामान्य उत्तरदायित्व होते हैं और सभी के एक जैसे उद्देश्य होते हैं। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है तो आपके फ्रेंड सर्कल का एक ही उद्देश्य तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी का कोई उद्देश्य किसी का कोई उद्देश्य है पढ़ाई के मामले में, बाकी तो अलग जिंदगी में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है वो बात अलग है, ठीक है। अब सेकंड है द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह में वे समूह होते हैं जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं, यानी कि जिसमें घनिष्ठता होती नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनमें घनिष्ठता होती है, नहीं होती है। बहुत सारे इकोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, महासंघ है, इनमें समीपता होती है, नहीं होती है। इसलिए इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि ये जो है ना इनका आकार बड़ा होता है, इनमें संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं, विशेष स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपस में क्यों उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, ताकि अपने स्वार्थ पूरे कर सकें। उत्तरदायित्व सीमित होते हैं और संबंध इसमें दिखावटी होते हैं, यानी कि अस्थायी होते हैं, ठीक है, संबंध इसमें अस्थायी होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन 29। आप सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, बट इंग्लिश मीडियम से पहले आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो इसको अच्छे से। प्राथमिक समूह बहुत ही छोटे होते हैं, संबंध निकट होते हैं, एग्जाम्पल ये है। इसकी क्या क्या विशेषता होती है तो यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर द्वितीय समूह की बात आएगी तो ये बहुत बड़े होते हैं, घनिष्ठता के मतलब संबंधों की कमी का अनुभव करते हैं। क्या क्या विशेषता है तो उसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि एक्सप्लेन प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू दी चार्ल्स कूले। तो चार्ल्स कूले ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप की क्या डेफिनेशन दी है और इसकी क्या विशेषताएं बताई हैं, इनकी फीचर क्या बताया, यहाँ से पढ़ लीजिए। ये तो हो गया प्राइमरी वाले के। फिर सेकेंडरी ग्रुप की बात करेंगे तो सेकेंडरी के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, है ना जी सर। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया बच्चों कि जाति और वर्ग में इन्हीं 4 बिंदुओं के द्वारा अंतर स्पष्ट करो। तो बच्चों जाति और वर्ग में किन किन आधार पे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो आओ समझ आते हैं अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहले जाति की बात करते हैं, फिर वर्ग की बात करेंगे और फिर दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जाति। जाति बच्चों
जन्म पर आधारित होते हैं। जैसे आपको आपका जन्म हुआ, आपको A to Z जो भी जाति है वो मिल जाएगी, ठीक है, आपके माता पिता जिस जाति के होंगे। दूसरा, जाति एक बंद समूह है, यानी कि जाति जो है ना वो एक बंद समूह होता है जिसमें सब कुछ निर्धारित है, ठीक है। जाति में विवाह, खान पान, इन सभी के बहुत कठोर नियम होते हैं। जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है, यानी कि इसमें बहुत कुछ बदला नहीं जा सकता है। जाति जो है ये प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के लिए खतरा होती है, ठीक है ना, प्रतिकूल होती है, इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होती है, यानी कि आप जो अर्जित करते हैं, मतलब सामाजिक जो परिस्थिति होती है इस पर आधारित होती है। जैसे कि खुली व्यवस्था है, वर्ग में कोई कठोरता नहीं है। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है, प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं होती है, ठीक है। तो दोबारा समझ लो, अब दोनों में डिफरेंशिएट करना आपको बता देता हूं। देखो, तो सबसे पहले आप समझ लो, जाति एक तरफ जाति है, एक तरफ वर्ग है। जाति जो है बच्चों ये जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग सामाजिक जो परिस्थिति होती है, यानी कि आप जो अर्जित करते हैं, ठीक है, और जो जन्म के साथ मिलती है इस पर आधारित होती है। जाति एक बंद समूह है, जबकि वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में विवाह, खान पान के आदि कठोर के नियम है, वर्ग में कोई कठोरता नहीं होती है। जाति व्यवस्था में जो संगठन है वो स्थिर होते हैं, जबकि वर्ग व्यवस्था में जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर होती है। ये प्रजातंत्र राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, जबकि मतलब ये बाधक होती है और वर्ग बाधक नहीं होते हैं। बस इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था, है ना। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे जाति और वर्ग में अंतर बताइए। ओके, तो ये हो गया। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्योंकि छोटा किया था ना अभी। 85, ठीक है। अब सेम इसी को इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों कि एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन कास्ट एंड क्लास बाय एनी 4 पॉइंट्स। तो कास्ट एंड क्लास के बारे में आप इन पॉइंट को यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है जी सर। यस सर, आ गया समझ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया है कार्य और आर्थिक जीवन को विस्तार से स्पष्ट कीजिए तथा आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की अनेक महत्वपूर्ण विशेषता लिखो। सबसे पहली बात, कार्य और आर्थिक जीवन का मतलब क्या है। दरअसल कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे वैधानिक और अवैधानिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन को करना है। और ये सर जी इतनी खतरनाक डेफिनेशन, देखो देखो देखो, सिंपल सी बात है। कार्य कह लो या फिर आर्थिक जीवन कह लो, इसकी एक विशेष डेफिनेशन क्या हो गई, जब आप किसी भी कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रम के द्वारा करते हैं, फिर चाहे वो सवैधानिक या फिर अवैधानिक कार्य हो, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आपकी जो आवश्यकता है ये पूर्ति हो जाती है, जिसमें आप वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, अन्य वर्ग को करते हैं, इसी को कार्य और आर्थिक जीवन बोलते हैं। अब आधुनिक समाज में अर्थव्यवस्था की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी। आधुनिक समाज में देखा जाए तो जो हमारा समाज है ये अत्यधिक जटिल हो चुका है, और इसमें समाज का जो वितरण है वो क्या नाम है, जटिल क्या बोलते हैं, जो विभाजन है, श्रम का विभाजन, वो भी जटिल है। इसके अलावा कार्य के स्थान पर परिवर्तन है, यानी कि कार्य में अब देखा जाता है तो हमेशा इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास होता है। पूंजीपति उद्योगपति के जो कारखाने ये भी इसमें शामिल हैं। आज के टाइम पे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं इन्हीं की तो उद्योग मतलब कारखाने होते हैं। विशिष्ट कार्य के अनुसार वेतन, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो उसको स्किल आती है, ठीक है ना, जो जैसा कार्य करता है उसके हिसाब से उसे वेतन दिया जाता है। प्रबंधक के द्वारा कार्य का निरीक्षण, यानी कि जो प्रबंधक होता है वो निरीक्षण करता है। जैसे कोलू मिल्ला ने बताया था 10 रुपये कैसे निरीक्षण करना है, नियंत्रण करना है। श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना, यानी कि जो श्रमिक हैं वो प्रोडक्शन को और अच्छा बनाए और उनमें जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना, ये भी इसमें शामिल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा परस्पर अर्थव्यवस्था का असीमित विस्तार, ये भी चीजें हैं। तो समझ गए बच्चों क्या होता है कार्य और आर्थिक जीवन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कार्य दरअसल कार्य को हम शारीरिक या मानसिक परिश्रम के द्वारा जोड़ते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी जो आवश्यकता होती है उनको पूरा करने के लिए वस्तु सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और आधुनिक समाज में कौन कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण है उसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सर जल्दी करवा दीजिए, एग्जाम में भी जाना है। चलो कोई नहीं, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था के बारे में ये विशेषताएं थी, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में कि एक्सप्लेन वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ इन डिटेल एंड राइट मेनी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ये पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट फीचर्स का इकोनॉमी एंड मॉडर्न सोसाइटीज के, तो उसके बारे में ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे 30।
अब 4 नंबर का एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में हमारे 6 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन है बच्चों, सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं और जाति के आधार पर स्त्रीकरण की कुछ 4 विशेषताएं लिखो। यानी कि समाज को जो बांटा जाता है स्तर के हिसाब से, इसका मतलब क्या है, और जाति के आधार पर समाज को जो बांटा जाता है इसकी विशेषता लिखो। तो सामाजिक स्त्रीकरण दरअसल समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों को ऊंच या नीच, छोटे बड़े, इन आधारों पे जब डिवीजन किया जाता है तो इसको सामाजिक स्त्रीकरण बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता चल जाता है बच्चों, सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि समाज को स्तर के हिसाब से डिवाइड करना। तो समाज के अंदर जो समूह पाए जाते हैं इनको ऊंच या नीच के आधार पर वर्गीकृत करना, यानी कि बांट देना। वर्गीकरण अलग होता है, बांटना अलग होता है। बांट देना, या फिर छोटे या बड़े के आधार पे, अमीर या गरीब के आधार पे, ठीक है ना, बांटना, ये सामाजिक स्त्रीकरण होता है। अब उस सामाजिक बांटने को क्या बोलेंगे स्त्रीकरण को, जो जाति के नाम पे किया जाए। तो आओ देखते हैं जाति के आधार पे स्त्रीकरण। जाति व्यवस्था के स्त्रीकरण में सबसे पहले जरूरी बात यह है कि समाज में हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। पहले कितने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज के टाइम पे तो ऐसा खैर माना नहीं जाता। तो जाति व्यवस्था के स्त्रीकरण में ब्राह्मण सबसे ऊंचे वर्ग के होते थे, शूद्र जो थे ये निम्न वर्ग के होते थे। यह स्त्रीकरण अब पूर्णतः बंद है। जाति संरचना में प्रत्येक जाति का संस्तरण ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ था, यानी कि हर एक जाति जो है वो अपने ऊंच और नीच के आधार पर बनी हुई थी। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था समाज में उसी जाति की उसे स्थिति जो है संस्तरण यानी कि सारी चीजें मिलती थी। ओके, तो इस तरीके से आपका जाति के आधार पर जो स्त्रीकरण था ये पूरा हो गया। तो एक बात सारे बच्चे फटाफट से बताओ, सामाजिक स्त्रीकरण और जाति के आधार पर स्त्रीकरण आ गया समझ में? समाज को विभिन्न प्रकार से बांटना, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े के आधार पे, और जाति के आधार पर स्त्रीकरण, ये हो गया आपका, है ना। सेम इसी को इंग्लिश में देख लेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये होता क्या है और कास्ट के हिसाब से कैसे इसको डिवीजन किया जाता है वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सर ये जाति वाला वापस से बता दो। देखो जाति वाला वापस से, एक सेकेंड, काफी सिंपल सा है बच्चों। देखो पूछा क्या गया है कि जाति के आधार पे स्त्रीकरण, मतलब कि जाति के आधार पे समाज को कैसे बांटा जाता है। तो हमारे समाज में पहले ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे बहुत सारी जातियां थी, खास करके 4। तो इसमें जो ब्राह्मण थे ये सबसे ऊंचे स्थान पे होते थे, तो इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इनके पास में क्या नाम है, अधिकार ज़्यादा होते थे, ठीक है। शूद्र जो थे ये निम्न होते थे, तो इन्हें बाकी तीनों वर्ण जो थे ना हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करनी पड़ती थी। वैसे आज के टाइम पे तो खैर ये बंद है ना। जाति संरचना में क्या कहा गया है कि प्रत्येक जाति का ना जो स्तर है होता था और उसी स्तर के हिसाब से इन्हें ऊंचे नीच में बांटा जाता था। जो व्यक्ति जन्म लिया जिस जाति में वो उसी जाति का हमेशा बनकर जिंदगी भर रहता था। बस हो गया यहाँ पे। सेम इसको इंग्लिश मीडियम में समझना है तो यहाँ से समझ लो, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमारा सेक्शन सी पूरा हो गया। अब हम शुरुआत करने वाले हैं सेक्शन नंबर डी को, जिसको समझने में मात्र हमें 10 से लेके 15 मिनट और लगने वाले हैं और उसके बाद आपका आज का ये सेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं बच्चों इस पेपर के आखिरी सेक्शन को, जो कि है खंड घ यानी कि सेक्शन नंबर डी, जिसमें कैसे क्वेश्चन है 6 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन। अब आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म को समझाइए तथा उनके द्वारा बताए गए सभी धर्मों की समान विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म क्या होता है, आओ समझ लेते हैं। तो इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म, इमाइल दुर्खीम कहते हैं धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है, जो उसी प्रकार विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म क्या हो गया बच्चों? इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि धर्म जो है ये बहुत सारे जो पवित्र वस्तुएं हैं इनसे संबंधित हैं, बहुत सारी पवित्र वस्तुओं के विश्वासों से और व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति एक ही जैसे विश्वास और व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं, एक ही जैसी भावना को बांधते हैं। अब सभी धर्मों की समान विशेषताएं क्या होती हैं? तो सभी धर्मों में अपना अपना एक प्रतीक होता है जो कि उनके लिए सर्वोच्च होता है। ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी एक दूसरे की सम्मान की भावनाएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुष्ठान या समारोह, हर एक धर्म में
या तो कुछ अनुष्ठान होते हैं या फिर कुछ समारोह होते हैं। विश्वासकर्ता का एक समुदाय, यानी कि हर एक धर्म में अपना अपना एक विश्वासकर्ता समुदाय होता है। ठीक है, धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं। इनके धर्म के साथ में देखा जाए तो संबंध अनुष्ठान जो है, संबंध अनुष्ठान का मतलब होगा कि आपका संबंध किसके हिसाब से कैसा है, तो ये भी कई तरह के होते हैं। विशेष प्रकार के जैसे कि भोजन करना, प्रार्थना करना, गुणगान करना, भजन करना, उपवास रखना, ये आ जाते हैं। सामाजिक शक्तियां हमेशा अनिवार्यता धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। इनके जो भी सोशल पावर्स होते हैं ये हमेशा धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान प्रायः व्यक्तियों के द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाते हैं, ऐसी बातें भी हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो ना सभी धर्मों में कैसी कैसी विशेषताएं होती है इसके बारे में ये पॉइंट था। अब सेम इंग्लिश मीडियम में, अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक पॉइंट ये भी है कि धर्म जो है ना ये एक पवित्र क्षेत्र है। जो बातें सब में समान है वह है श्रद्धा की भावना, पवित्र स्थान, स्थितियों की पहचान और हर एक व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति अपनी सम्मान की भावना। ठीक है, तो एमआई दुर्खिम के अनुसार धर्म क्या है और धर्मी सभी धर्मों की विशेषताएं क्या, ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा इंग्लिश में एक्सप्लेन रिलीजन अकॉर्डिंग टू एमआई दुर्खिम एंड राइट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल रिलीजियस मेंशन्ड बाय हिम। तो यहाँ पे ये पॉइंट है बच्चों, और पहले तो क्या कहा गया है उसके बाद में क्या इसकी विशेषताएं आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया समझ में, जी सर जी सर जी सर। चलिए अब हम एक आखिरी क्वेश्चन, नहीं आखिरी नहीं, अब एक और आएगा, पैराग्राफ वाला आएगा, लेकिन उससे पहले ये वाला समझो। चार्ल्स कूले के अनुसार जो हमारे संदर्भ समूह है ये किसे कहते हैं, चार्ल्स कूले के अनुसार। दूसरा, औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह की स्थिति क्या थी, और तीसरा, समकालीन अवधि में संदर्भ समूह की स्थिति क्या, ये बताओ। 3 क्वेश्चन है बच्चों, 2-2 नंबर के। चार्ल्स कूले के अनुसार संदर्भ समूह की व्याख्या करो। दूसरा, औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह कैसी थी, स्थिति क्या थी। तीसरा, समकालीन अवधि में जो संदर्भ समूह इसकी विशेषता बताओ। तो पहले बात करेंगे चार्ल्स कूले के अनुसार। ठीक है, अभी बच्चों एक बार हम 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे फटाफट से बताओ कि क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी पीता हूँ। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। जी सर जी सर जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए बताओ, बहुत अच्छे सर, आप इतना मेहनत कर रहे हो हमारे लिए, थैंक यू सर। थोड़ा रेस्ट कर लो सर। रेस्ट रेस्ट करने का कहाँ टाइम है डियर, यहाँ पे तो भी आपके फिजिकल की भी तैयारी करवानी है। ठीक है, अभी आपकी फिजिकल की तैयारी करवानी है, अभी आपकी हिंदी की तैयारी करवानी है। पता है ये सैंपल पेपर बनाने के लिए कम से कम मेरे को ना 4 से 5 घंटे लगे, कम से कम 4 से 5 घंटे। और इसके अलावा इसमें उन क्वेश्चंस को पुट करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना हो, उसको ढूंढना, उसको कलेक्ट करना, उसकी लैंग्वेज को अपने हिसाब से चेंज करना, काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी डिमांड आपकी है, पढ़ाई आपको करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, तो हम तो बैठे हुए आपकी तैयारी करवाने के लिए, टेंशन मत लो। ठीक है, फिजिकल हिंदी की तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा, क्योंकि अभी कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए थे जैसे सॉल्व करने में टाइम लग गया था। ओके चलो अब फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को नहीं, यहीं पे तो थे, इसी को मैं समझाना है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि चार्ल्स कूले के अनुसार संदर्भ समूह क्या होता है। सबसे पहली बात, संदर्भ समूह बेसिकली यह एक व्यक्ति या लोगों का एक समूह होता है जो किसी तरह का दिखने की इच्छा करते हैं। यानी कि संदर्भ समूह का मतलब ये हो गया कि या तो ये कोई व्यक्ति होता है या तो कुछ 2-4 लोग होते हैं जो कि अपने आप को ना किसी तरीके से अच्छा दिखने की इच्छा रखते हैं। ठीक है ना, व्यक्ति या समूह जिनकी जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है। यानी कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं ना वो किसी अन्य की जो जीवन शैली होती है उसको अपना लेते हैं। ठीक है, हम एक संदर्भ समूह से संबंधित नहीं है, लेकिन हम उस समूह के साथ खुद को पहचानते हैं। यानी कि हमारा संबंध नहीं है उस समूह से, लेकिन फिर भी हम उसकी जीवन शैलियों को अपनाते हैं, अनुकरण करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उससे
साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षा, लक्ष्य, उपलब्धियों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो 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 देखो, मुझे लगता है थोड़ा डाउट होगा। चार्ल्स कूनी के अनुसार संदर्भ समूह का मतलब ये हो जाता है जैसे कि समाज में एक वर्ग है जिसकी अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। तो समाज में ये एक व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्तियों का एक समूह जो है ना, वो इस समाज की जो जीवन शैली है अच्छे समाज वाले की, उसको अपनाता है, ठीक है। और इन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि ये भी इसी समाज का हिस्सा है या फिर इसी के नाम से पहचाने जाते हैं। इसी को बोलते हैं संदर्भ समूह। जैसा कि नाम से पता चलता है ना, संदर्भ समूह यानी कि एक व्यक्ति या फिर कुछ लोगों के द्वारा दूसरे समूह के जीवन शैली का, आकांक्षाओं का, संस्कृति का, लक्ष्यों को अपनाना, ठीक है, इसी को संदर्भ समूह बोलते हैं, जिसके माध्यम से जो वो अपने आप को उसको बताते हैं, ठीक है। तो ये होता है संदर्भ समूह, ठीक है। इसके अलावा अब बारी आती है कि औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह कैसे थे, और फिर बात करेंगे समकालीन अवधि में। तो औपनिवेशिक अवधि में ऐसे लोग कैसे समूह करते थे। दरअसल कई मध्यम श्रेणी के भारतीयों ने बिल्कुल अंग्रेज विशेष रूप से महत्वाकांक्षी अनुभाग की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की। यानी कि जब औपनिवेशिक शासन था, यानी कि भारत ब्रिटिशों का जब गुलाम था, यानी कि औपनिवेश था बेसिकली, तो उस समय बहुत सारे भारतीय ऐसे थे मध्यम श्रेणी के जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, वो अंग्रेजों के जैसा दिखने की कोशिश करते थे, उन्हीं के जैसा व्यवहार रखने की कोशिश करते थे। इसी प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया था, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा था। यानी कि कुछ भारतीय अंग्रेजों की नकल करना चाहते थे, चाहे वो बोलने के तरीके में हो, पहनावे के तरीके में हो, रहन सहन के तरीके में हो। इसी को भी संदर्भ समूह बोला गया है, ठीक है। अक्सर भारतीय पुरुष ब्रिटिश पुरुषों की तरह कपड़े पहनते थे, उनकी तरह भोजन करते थे। भारतीय महिलाएं अपने तरीके से भारतीय बनी रहीं या कभी कभी बिल्कुल अंग्रेजी महिलाओं की तरह थोड़ा सा होने की इच्छा रखती थी, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करते। तो समझ गए ना बच्चों, औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह का क्या मतलब हो गया। जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो अंग्रेजों की तरह दिखना, कपड़े पहनना, भोजन करना, बोलना, रहन सहन, इन सभी को अपना रहे थे। इसको औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह बोलते हैं। सेकंड, समकालीन अवधि में ऐसे संदर्भ समूह का क्या मतलब है। तो देखो, आज के टाइम पे एक विपणन परिप्रेक्ष्य में संदर्भ समूह ऐसे समूह होते हैं जो व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद या खपत निर्णयों में संदर्भ के फ्रेम को कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें विपणन के परिप्रेक्ष्य में, व्यापार के तौर पे जो संदर्भ समूह है, ये ऐसे समूह होते हैं जो व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद खपत निर्णयों के संदर्भ में फ्रेम के रूप में चुने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ों को खरीदना और पहनने के लिए चुनने में, उदाहरण के लिए हम आमतौर पर हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जैसे मित्र या सहकर्मी समूह, सहयोगी या स्टाइलिश संदर्भ समूह, इसको संदर्भित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, कपड़े पहनने के लिए चुनना है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे आसपास लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, हमारे मित्र, हमारे जो समूह के लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, या फिर जो लोग स्टाइलिश होते हैं वो कपड़े कैसे पहनते हैं। तो ये क्या है, ये भी इसी में आ जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में खेल, संगीत, अभिनय और यहाँ तक कि कॉमेडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक विविध श्रेणी की हस्तियां होती हैं। यानी कि जैसे खेल है, संगीत है, अभिनय है, कॉमेडी क्षेत्र है, यहाँ पे हर एक टाइप में विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती हैं, है ना, हस्तियां होती हैं। सहकर्मी दबाव किसी के साथियों के किए जाने वाले सामाजिक दबाव को संदर्भित करता है, जैसे किसी कार्य को करना चाहिए कि नहीं। सहकर्मी दबाव का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका दोस्त है, वो आपसे कहता है कि भाई तुझे ये करना है, भाई तुझे ये नहीं करना है ना, जिसको सहकर्मी दबाव बोला जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। तो समकालीन अवधि में संदर्भ समूह क्या है, ठीक है, औपनिवेशिक काल में और चार्ल्स कूले के अनुसार। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि व्हाट इज ए रेफरेंस ग्रुप अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेटस इन द कॉलोनियल पीरियड एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो रेफरेंस ग्रुप अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले, इसके पॉइंट यहां से आ जाएंगे। एंड रेफरेंस ग्रुप इन कॉलोनियल पीरियड, तो इसके बारे में ये आ जाएंगे। एंड रेफरेंस ग्रुप्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसके बारे में ये आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इस पेपर के सबसे आखिरी क्वेश्चन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका स्रोत आधारित, यानी कि जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, ये अब हमारा वो वाला क्वेश्चन है। तो एक बार इसे हम पढ़ेंगे और फिर इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, देखो क्या कहा गया बच्चों यहाँ पे, कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंग अनुपात में एकाएक गिरावट आती है। इनकी कन्याओं की भ्रूण में हत्या किया जाना
ठीक है ना, गर्भ में ही मार देना उनको, इससे लिंग अनुपात में गिरावट होती है। बच्चों लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 मेल पर, ठीक है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों की संख्या, यानी कि फीमेल की जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो कितनी है, इसको बोलते हैं लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है ना। और ये एक पर्टिकुलर समय अवधि में होता है, तब बोलते हैं। बाल लिंग अनुपात 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर 1934 से कम होकर 2001 में 1927 हो गया। यानी कि अगर हम बाल लिंग अनुपात की बात करें कि 1000 लड़कों पर 934 लड़कियां थी, कब? 1991 में, तो ये 2001 में घट के 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां हो गया। बाल लिंग अनुपात में प्रतिशत गिरावट अत्यधिक चौंकाने वाली है, क्योंकि ये खास करके समृद्ध राज्य में होता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे स्थिति इसकी ज्यादा खराब है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात है मात्र 793। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों की बात कर लें तो यहाँ पे 700 से भी कम लिंग अनुपात है, ठीक है। तो ये इस तरीके से था। अब बारी ये आती है कि क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इससे, तो आओ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों, लिंग अनुपात क्या होता है? तो बच्चों लिंग अनुपात का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या। जैसे मान लीजिए 2024 के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या, इसको बोलते हैं लिंग अनुपात। सेकंड, बाल लिंग अनुपात के मामले में किन राज्यों में स्थिति ज्यादा खराब है? तो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पे जाता है। माता पिता का बेटे बेटियों के प्रति दृष्टिकोण क्या है? तो आज के टाइम पे माता पिता का बेटे बेटियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? सबसे पहला, माता पिता जो होते हैं ना, इसको एक बार थोड़ा हटा देता हूं। देखो, माता पिता का बेटे बेटियों के प्रति दृष्टिकोण, माता पिता का बेटियों के बजाय बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि जो बेटियां होती हैं इनकी बजाय बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक चिंतन तथा झुकाव भी अभी बेटों की तरफ है, यानी कि समाज में उनको और आगे बढ़ाने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए और समाज में उनको और प्रतिष्ठित करने के लिए बेटों को ही अभी भी माना जाता है। धार्मिक कारण भी है कि भाई ये वंश को आगे बढ़ाएगा इसलिए, और जो मतलब बेटों की भूमिका इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या पता, वंश तो तभी आगे बढ़ेगा ना जब आप किसी अन्य बेटी को अपने घर लेके आओगे, और जब तुम ही अपनी बेटी को नहीं रखोगे तो लेके कहां से आओगे, है ना। तो वही चीज है। तो इसीलिए माता पिता का बेटे बेटियों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण बनता जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि परिवार जो है ना वो सेक्सिस्ट यानी कि लिंगावादी होते हैं, इस तरीके से। ओके बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन क्या बच्चा कि एक गिरते हुए स्त्री अनुपात में निहितार्थ क्या है, यानी कि स्त्री अनुपात किसी एरिया में गिरता है। जैसे मान लीजिए अभी के टाइम पे मान लेते पंजाब है, तो पंजाब में शुरुआत में जब ये स्टेट बना था तो लिंग अनुपात जो था 1000 पुरुषों पर 1000 फीमेल्स थी एक निश्चित अवधि के दौरान। लेकिन 10-15 साल में, मान लीजिए 2010 में, 15 में, 20 में, ये घटती संख्या घटती गई। जैसे कि 2015 में जो था ये हो गया 990 महिलाएं, ठीक है ना, 1000 पुरुषों पे। 2020 में जो है ये हो गया 800 महिलाएं, और 2024 में देखा जाए तो ये हो गया मात्र 600 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। तो आखिर ये गिर क्यों रहा है, क्या रीजन है इसे, क्या निहितार्थ है इसका, तो आओ इसको समझ लेते हैं। एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात में निम्नलिखित निहितार्थ होते हैं। सबसे पहला, पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में अधिक महत्व देना। सिंपल सी बात है, समाज में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा बेटों को अधिमान्यता अर्थात अधिक पसंद के कारण बालिका शिशुओं की उपेक्षा किया जाना, यानी कि बेटों को ना अधिक मान्यता दी जाती है, ठीक है, अधिक पसंद किया जाता है, और जो बालिकाएं होती हैं इनकी उपेक्षा की जाती है। लिंग विशेष के गर्भपात के कारण बच्चियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता। कई बार क्या होता है कि हालांकि ये अनलॉकल है, यानी कि ये लॉ के हिसाब से नहीं है कि आप लिंग विशेष जो परीक्षण वो करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के जरिए ऐसा हो भी सकता है। तो लोग पहले ही गर्भ में ही, पता चलता है कि लड़की है तो उसको पहले ही गर्भ में ही मार देते हैं, है ना। तो आज के टाइम पे एक गिरते हुए स्त्री अनुपात के ये निहितार्थ होते हैं। ओके, इसके अलावा बालिका शिशुओं की हत्याएं तथा आधुनिक और चिकित्सा की सहायता से गर्भ अवस्था की प्रारंभिक स्थितियों में गर्भस्थ शिशु के लिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसीलिए भले ही ये कानून के हिसाब से ना हो, लेकिन ये अच्छा नहीं। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों क्वेश्चन 35 कंप्लीट हो गया। अब इसके इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, लेकिन उससे पहले सारे बच्चे फटाफट से मुझे बताओ, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 35 अच्छे समझ में आ गया है? अगर हाँ तो फटाफट से सभी बच्चे लिखेंगे कि यस सर समझ में आ गया है। ठीक है, तब तक के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए, ये आपके पैराग्राफ है और ये आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। व्हाट इज सेक्स रेशियो, what status are watched in terms of child sex ratio, and what has been attitude of parents towards son and daughters, and what are the implications of the feeling sex ratio। इस तरीके से तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर और तीनों क्वेश्चन एक ही स्क्रीन में आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे अच्छे से लिख रखी हैं। ओके जी सर, यस सर जी, सही में समझ में आ गया। अरे वाह वाह वाह, यही तो सुनना चाहता था मैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया कि नहीं। चलो, तो इस तरीके से बच्चों आज का ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लास 11th के सोशियोलॉजी के आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए हमारा आज का ये वाला सैंपल पेपर पूरा हुआ। ठीक है, तो बस बच्चों आज के इस लाइव के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को, आपका जिन बच्चों का मॉर्निंग का अभी एग्जाम होने वाला है और जिनका इवनिंग में होगा 2:30 बजे, आप सभी को मेरी तरफ से आपके सोशियोलॉजी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बच्चों आपकी तैयारी के लिए मैंने पूरी रात मेहनत करके एक पेपर बनाया आपकी लाइवली, एक 1.5 घंटे की, और यहाँ पे अच्छे से आपको मैंने समझाया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन बताए थे आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उपनिवेशवाद से आप क्या क्या समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें समझा रखी हैं। ठीक है, वर्ग के आधार पे स्त्रीकरण की विशेषताएं लिखिए, तो जाति के आधार पे बता दिया मैंने, वर्ग के आधार पे आप यहाँ से देख सकते हैं। वर्ग का मतलब हो जाता है कार्य के आधार पे। ठीक है, इसके अलावा वृहत परंपरा और लघु परंपरा में क्या डिफ्रेंशिएट होता है इसको भी समझ के जाना। वृहत में वो होता है जो कि जिसका जन्म बाहर से होता है, लघु में वो होता है जो कि एक ही के अंतर्गत होता है। ठीक है, समवयस्क समूह क्या होते हैं, इसके अलावा सामाजिक प्रतिबंध और मूल्य का क्या मतलब होता है। टाइलर की संस्कृति तो बता ही चुका हूँ। नस्ल यानी कि जातीयता क्या होती है इसके बारे में भी मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बता रखी हैं। ठीक है, तो जी आज कितने बजे क्लास होगी, इसके अलावा आप देखेंगे बहुपति विवाह वगैरह, नातेदारी, नागरिकता के अधिकार, सब कुछ आपको मैंने समझा रखा है अच्छे से। ठीक है, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन थे बच्चों कि टाइलर के अनुसार भाई संस्कृति क्या थी, और संस्कृति के बहुत सारे आयाम थे, जैसे कि संज्ञानात्मक आयाम हो गया, मानकीय आयाम हो गया, और जो भौतिक आयाम है ये हो गया। इसके अलावा सामान्य व्यवस्था के बारे में कुछ विशेषताएं थी, ये भी आपको मैंने समझा रखी बच्चों अच्छे तरीके से। ठीक है, समाजशास्त्र मनोविज्ञान में संबंध क्या है ये भी समझा रखे। अर्थशास्त्र में क्या संबंध है ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। ओके, चार्ल्स कूले के अनुसार अंत्य समूह की विशेषता क्या होती है, बाहरी समूह की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब कुछ भी आपको मैंने पहले ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। निजातीय किसे कहते हैं, और निजातीयता विश्व बंधुता की विपरीत है, तो इसको मैंने कल ही लाइव में आपको सॉल्व करवाया था अच्छे से। विवाह एक सामाजिक संस्था है, विवाह के विस्तार पर चर्चा करो, तो विवाह क्या होते हैं, विवाह के स्वरूप, एक विवाह, बहु विवाह, अंतः विवाह और बहिर्विवाह। ठीक है, विभिन्न समाजों में परिवार के रूप तो क्या, ठीक है। हाँ, जनगणनाओं से यह स्पष्ट होता है कि परिवार लिंगावादी होते हैं, तो कैसे होते हैं इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा समाजीकरण किसे कहते हैं बच्चों, और समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन से होते हैं, तो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में यहाँ से समझिए, और इसके क्या क्या अभिकरण है, तो परिवार है, समकक्ष समूह यानी कि मित्र या फिर क्रीड़ा समूह कह लीजिए, क्रीड़ा समूह, विद्यालय है, जन माध्यम है, और अन्य सामाजिक अभिकरण आते हैं जिसमें कि कार्य आ जाता है खास करके। ठीक है, ओके, इस तरीके से अब यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे कि व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड मेंशन द मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो इसके बारे में यहाँ से पढ़िए, फिर यहाँ से पढ़ लीजिए, और ये सारी चीजें रखिए। समाजशास्त्र कहते किसे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये समाजशास्त्र है, ये इसकी उत्पत्ति है ना। इस तरीके से एक बच्चा कह रहा है कि सर जी क्वेश्चन 21 और 17 बता दो। बच्चों 17 तो आपको मैंने 2 बार बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, एक नहीं बल्कि 2 बार। बाकी 21 देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 नातेदारी वाला। नातेदारी किसे कहते हैं, और विवाहमूलक नातेदार। बच्चों देखो, नातेदारी का मतलब होता है आपके रिलेशंस। ठीक है, रिलेटिव्स कह लीजिए, रिलेशंस कह लीजिए। तो रिलेशन यानी कि नातेदारी बंधन क्या है बेसिकली। दरअसल नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वो सूत्र होते हैं
जो कि या तो विवाह के माध्यम से स्थापित होते हैं, ठीक है, या फिर वंश परंपरा के माध्यम से स्थापित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हो, आपका भाई है, आपके चाचा ताऊ हैं, ठीक है, आपके दादा के भाई वगैरह भी हैं, तो इनको बोलेंगे हम कैसे, नातेदारी के रूप में, ठीक है। और नातेदारी में ही विवाह के संबंध में भी आ जाते हैं रिलेटिव्स। आपके जो रिलेटिव्स हैं उसी को तो बताना था, ठीक है। इसके अलावा विवाह मूलक नातेदार क्या होते हैं? विवाह मूलक नातेदार का मतलब होता है जब आपका विवाह हो, आपके घर में से आपकी बहन का, आपके बड़े भाई का विवाह हो, ठीक है ना, तो उससे संबंधित जो रिलेशंस बनेंगे उसको वैवाहिक बोलते हैं, और रक्त के माध्यम से बनने वालों को नातेदार यानी कि रक्त मूलक बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके फाइनली इस 1 घंटे के महा एपिसोड के अंदर क्लास 11th का आपका सोशियोलॉजी का जो मिड टर्म का आज पेपर होने वाला है, इसके लिए तीसरे सैंपल पेपर को भी सॉल्यूशन के साथ में समझ लिया। और बच्चों जिसने भी इन तीनों सैंपल पेपर की तैयारी अच्छी की होगी ना, उसके 80 आउट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, डोंट वरी। और जिसने थोड़ा बहुत सिलेबस अपनी तरफ से कवर कर रखा है और एसक्यूपीएस की वीडियोस दे रखी हैं, उसके तो 80 आउट ऑफ बहुत अच्छे नंबर आएंगे, डो नॉट वरी, है ना बच्चों। तो चलो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक में बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाते रहने के लिए। साथ ही साथ इसको अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगेन प्यारे बच्चों आप सभी को मेरी तरफ से आपके सोशियोलॉजी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले सब्जेक्ट हिस्ट्री के सैंपल पेपर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।